एक हिस्सा 5.5% का है, यानी 100 रुपए में से 5.5 एक हिस्सा हो गया, लगभग 3.25 एक हिस्सा हो गया, लगभग 1.5 एक हिस्सा हो गया, और लगभग एक, इससे तीनों को हिस्से को अलग कर दें तो लगभग 88%, 88% अलग हिस्सा कर दिया समाज का। तो ये जो 4 हिस्सों में समाज को बांटा, इसमें एक पहला हिस्सा ब्राह्मण, जिसकी पूरे देश में जनसंख्या 100 में से केवल 5.5 है, लेकिन देश में पढ़ने पढ़ाने पर, कर्मकांड करने पर उस 5.5 का ही कब्जा था। ऐसी व्यवस्था समाज में उन लोगों ने बना ली। दूसरा जो हिस्सा था, वो हिस्सा 4% से भी कम है। उस 4 के लिए निर्धारित कर लिया कि ये शस्त्र धारण करेगा, राजकाज करना, रक्षा सुरक्षा का काम ये देखेगा। तीसरा हिस्सा 1.30%, जिसमें समाज में यह निर्धारित किया ये व्यापार करेगा, और 100 में से जो 88 बाकी बचा, उसके लिए यह कह दिया कि भाई ये ना तो जमीन रखेगा, ना ये कोई जायदाद रखेगा, ना ये व्यापार करेगा, ना ये पढ़ाई करेगा। इस पे पढ़ने पर भी धार्मिक बंदिश, इसके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश, इसके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश। इसका काम रहेगा बाकी लोगों की सेवा करना। और साथ में यह कह दिया ये सेवा तो करने का काम तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। ये कह के हमारे लोगों को बेवकूफ बना दिया, और ये बेवकूफ लगातार 3500 साल तक बनाए रखा, जब तक कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू नहीं किया। इन धार्मिक बंदिशों की वजह से हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए। इसी धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापारी भी नहीं बन पाए। इसी धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे लोगों पे पैसा भी नहीं रखा। हमारे लोगों से 15-15 घंटे रोज काम लिया जाता था और पैसे नहीं मिलते थे। काम के बदले में घर का बचा हुआ खाना मिलता था। और ये तो अगर 50 साल पीछे की बात करूं तो आपको याद होगा, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे लोग उनके खेतों पे काम करते थे, बच्चे में खाना मिलता था, अनाज दे दिया थोड़ा सा। तो ये जो सारे कारण हैं, उन कारणों को अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हमारे बच्चों के लिए कोई रास्ता नहीं बनेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1913 में अमेरिका पढ़ने गए। तो पढ़ने का जो पैसा दिया वो छात्रवृत्ति बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ जी ने दी। और वो छात्रवृत्ति इस शर्त पे दी, यानी वो पढ़ने का खर्चा, बाबा साहेब की अमेरिका की पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ ने इस शर्त पर दिया कि जब तुम पढ़कर वापस आओगे तो मेरे राज्य में तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। 1916 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अमेरिका से पढ़कर फिर वापस आए 3 साल बाद, और उस शर्त के मुताबिक 1917 में बड़ौदा के महाराज के पास, गायकवाड़ के पास नौकरी करने गए। बड़ौदा जो गुजरात में पड़ता है। तो बाबा साहेब के साथ जो अपमान
का व्यवहार हुआ वो तो एक तरफ था, दूसरी तरफ यह था कि रहे कहां। किसी ने उनको किराए पे मकान नहीं दिया। पारसी धर्मशाला के मैनेजर ने इस शर्त पे उन्हें रहने के लिए मकान दिया कि तुम झूठ बोलकर पारसी बनकर यहां रह लो। लेकिन जब वहां लोगों को पता चल गया कि ये अछूत है, तो वो लोग लाठी डंडे लेकर आ गए। यह घटना 23 सितंबर 1917 की है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जान से मारने की धमकी दी, उनका सामान बाहर फेंक दिया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था अपने सामान को वापस लेकर बॉम्बे जाने की बजाय, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए गए तो ट्रेन छूट गई। अगली ट्रेन नेक्स्ट डे थी, तो वो बड़ौदा के महाराज ने वहां पे बड़ा पार्क बनवाया जिसका नाम है कमाटी बाग। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कमाटी बाग में गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे कि मैं अमेरिका से पढ़कर इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया, लेकिन मेरी डिग्री की भी कोई यहां इज्जत नहीं है। और वो ये सोचते हुए रोने लगे। और रोते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संकल्प किया कि अब मैं अपना पूरा जीवन अपने समाज के लोगों के हक अधिकार के लिए, उनको आजाद कराने के लिए लगाऊंगा। यह बात 23 सितंबर 1917 की है। उस दिन उन्होंने संकल्प किया और वहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष और आंदोलन हमारे और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और दुख तो इस बात का है, पूरे दुनिया में शायद कोई दूसरी औरत इतनी महान पैदा हुई होगी जितनी माता रमाबाई। पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चर्चा होती है, लेकिन यह मत भूलो माता रमाबाई जो दूसरों के घरों में काम करके अपना और बच्चों का भी पेट पालती थी और पैसा बचा के अमेरिका बाबा साहेब को पढ़ने के लिए भी भेजती थी। एक अकेली औरत कितने कष्ट आए होंगे, कितनी प्रताड़ना हुई होगी। और बच्चों को चूंकि भरपेट अच्छे से खाना नहीं मिला, बीमार हो गए तो इलाज नहीं मिला, बाबा साहेब के 4-4 बच्चे, छोटी सी उम्र में 4-4 बच्चे मर गए। माता रमाबाई भी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, 35 साल रही होगी। इतनी कम उम्र में माता रमाबाई भी चली गई। सोचो कोई और होता तो शायद टूट जाता। जिसके 4-4 बच्चे और जवान पत्नी चली जाए, उस आदमी की हालत क्या होगी, कितना दर्द होगा बाबा साहेब के दिल में। बाबा साहेब कमरे में चले गए, गेट बंद कर दिया, बाहर ही नहीं निकले, डिप्रेशन में चले गए। फिर लोगों ने कहा कि बाबा साहेब आप ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो हमारा क्या होगा। बाबा साहेब ने फिर हौसला किया और हमारे लोगों के लिए संघर्ष शुरू किया। लेकिन क्या अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना पूरा जीवन संघर्ष करके हमारे और आपके पढ़ने के रास्ते खोल दिए? उन्होंने हमारे तरक्की के रास्ते खोल दिए। उन्होंने हमारे लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की हमारे लिए। एमपी, एमएलए, ग्राम पंचायत प्रधान, निगम पार्षद, ये सब बनने के लिए व्यवस्था की उन्होंने हमारे लिए। लेकिन एक बात सोचो,
जब अंग्रेज जाने वाले थे, संविधान सभा बनी, उसमें इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, भारत आजाद होगा तो हम अपना शासन चलाएंगे, तो सरकार को चुनना होगा, तो सरकार चुनने के लिए वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए। हो सकता है आप सबको यह सच ना पता हो कि बाबा साहब को छोड़कर जितने भी संविधान सभा में सदस्य थे, वो वोट का अधिकार केवल जो लोग बड़े पूंजीपति इनकम टैक्स देते हैं उनको देना चाहते थे, और कुछ संविधान सभा के सदस्य बड़े जमींदारों को और जो लोग ग्रेजुएट हैं, केवल इन 3 श्रेणी को ही वोट का अधिकार देना चाहते थे। तब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने सोचा कि यहां धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों को पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी कि तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम्हें संपत्ति कमाने का अधिकार नहीं है, तुम्हें व्यापार करने का अधिकार नहीं है। इस धार्मिक बंदिश की वजह से ना तो हमारे लोग पढ़ पाए तो ग्रेजुएट कहां से बनते, ना व्यापारी बन पाए तो इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते, ना संपत्ति रखने का अधिकार था तो जमीन के मालिक कैसे बनते। इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य हमारे लोगों को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। और केवल हमारे लोग नहीं, देश में किसी भी धर्म, किसी भी जाति की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो इसका मतलब देश की आधी आबादी महिलाओं को भी वोट का अधिकार नहीं मिलता। देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग और महिलाएं, इन सबको जोड़ दो तो देश के 95% लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलने वाला था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि पूरे देश में रहने वाले अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको बराबर वोट का अधिकार मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। और उन्होंने दिलवाया। लेकिन सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहब हमारे लिए ना लड़ते और वोट का अधिकार केवल 5% लोगों को ही मिला होता, तो जो सरकार चुन के आती वो केवल 5% लोगों के लिए काम करती। फिर तुम्हारे हमारे लिए ना कोई स्कूल बनता, ना अस्पताल बनता, ना हमारी नौकरी लगती, हम वही बंधवा मजदूर होते। आज भी वही गुलामी का जीवन जी रहे होते। हमारा तो रोम रोम खून का एक एक कतरा बाबा साहब का कर्जदार है। लेकिन दुख इस बात का है, उन्होंने जिनको नौकरी लगने के रास्ते बनाए, जो लोग हमारे जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने, जो हमारे लोग ग्राम प्रधान, एमपी, एमएलए, निगम पार्षद बने, बाबा साहेब ने ये प्रतिनिधित्व समाज को दिया था, किसी एक व्यक्ति या परिवार को नहीं दिया था। बाबा साहब ये चाहते थे जो लोग हमारे पढ़ के अच्छी नौकरियों में जाएंगे, जो हमारे लोग संसद में और विधानसभाओं में जाएंगे, गांव के प्रधान बनेंगे, निगम पार्षद बनेंगे, वो लोग पूरे समाज की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन सच्चाई में उल्टा हुआ। जो बाबा साहब चाहते थे, जो उम्मीद करते थे, वो नहीं हुआ। जो नौकरी पे लग गया वो केवल अपने परिवार तक सीमित हो गया और शराब पीने का, जुआ का ऐब और पाल लिया। जो कमाया जिंदगी में शराब में ही गंवा दिया, बर्बाद हो गए। जो एमपी एमएलए बन गए वो भी अपने कमाई में लग गए और परिवार तक सीमित रह गए, समाज जाए गड्ढे में। इससे यह सबसे बड़ा नुकसान हुआ
कि जो हजारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे और पत्नी को गंवाकर, अपना पूरा जीवन लगाकर, अपने पूरे जीवन को हमारे आपके लिए जलाकर जो हमें देकर गए, उसमें से 70% छिन गया, 70% चला गया। आज आपके बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, आपके पास इतना पैसा भी नहीं कि व्यापार कर लो, कोई दुकान खोल के बैठ जाओ। जो भारत सरकार के अलग अलग उपक्रम थे वो इन सरकारों ने साजिश के तहत बेच दिए। इन्होंने भारत सरकार के बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया। एक एक करके भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम इन्होंने बेच दिए और जो जो बिक गया वहां हमारे बच्चों की नौकरी के रास्ते बंद हो गए। और ये केवल यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने केवल सरकारी नौकरियों के रास्ते ही बंद नहीं किए, बल्कि जो हमारे लोग इन सरकारी स्कूलों से पढ़ के नौकरियों में आए थे, उन सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर कर दिया, बुरी हालत कर दी उनकी, और प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, प्राइवेट स्कूल खोल दिए। आज जिनके बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, उसके आने जाने का ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी का, रिक्शे का खर्चा, ये सारे खर्चे जोड़ लें तो एक बच्चे को मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च करना पड़ता है। और हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को, 2 बच्चे पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए। और हमारे जो समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, मजदूर तबके के लोग, किसान लोग, उनके पूरे परिवार की अगर महीने की इनकम जोड़ लें तो 99.5% लोग 5,000 से 20,000 रुपया महीना के बीच में कमाते हैं। इसका मतलब हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान वो 99.5% अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। मजबूरी में उनके बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे और सरकारी स्कूलों को जानबूझकर एक साजिश के तहत पूरे देश के अंदर बर्बाद कर दिया और नई एजुकेशन पॉलिसी में स्कूलों को बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। पहले सरकारों ने पॉलिसी बनाई गांव-गांव में स्कूल बनने चाहिए, बच्चों को दूर जाना पड़ता है। आप में से भी कुछ बुजुर्ग जो देहात में रहे, वो जो पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, किसी को 10 किलोमीटर, किसी को 8 किलोमीटर, किसी को 15 किलोमीटर पैदल चल के या साइकिल पे कैसे कैसे जाते थे पढ़ने। बाद में सरकारों ने कहा कि नहीं, हम गांव-गांव में स्कूल खोलेंगे, तो गांव में स्कूल खुले। और एक आज सरकार, ये जो प्रेजेंट में सरकार है, इसने साजिश रच के ऐसी शिक्षा नीति बनाई कि भाई 3,500 से कम बच्चे एक स्कूल में नहीं होने चाहिए। जहां कम है उन स्कूलों को बंद करके मर्ज करके एक बना दो। एक का मतलब अब 10-10, 15-15 गांव में एक स्कूल होगा। फिर से आपको कई किलोमीटर बच्चों को पढ़ने दूर जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे दूर के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाएंगे। गांव में लड़कियां पढ़ लेती थी जब गांव में स्कूल खुल गए, अब जब जाना पड़ेगा 7-8 किलोमीटर तो ज्यादातर गरीब लोग तो अपनी लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं भेजेंगे और आधे से ज्यादा लड़कों को भी नहीं पढ़ाएंगे। और बहुत सारे तो अभी कह देते फिर कह देंगे अरे पढ़ा के क्या करना है, नौकरी तो लगनी नहीं है। यानी कि पढ़ाई से ही खत्म। जिस पढ़ाई की वजह से आगे बढ़े उसी पढ़ाई को एक साजिश के तहत हमसे छीन लिया। ये तो हो गया उनके साथ जिनकी इनकम 5,000 से 20,000 रुपए महीना के बीच है, जिसकी जनसंख्या 99.5% है। अब बचे वो लोग
जो 0.5% में आते हैं, उसमें से भी 80% लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के महीने की इनकम 20,000 से ऊपर और 50,000 के बीच में होगी। उनके भी बच्चे किसी तरीके से अगर कोचिंग में पहुंच जाएं, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन, अब से 30 साल पहले 12वीं के नंबर जो आते थे उसके आधार पर एडमिशन होता था, कोई कंपटीशन नहीं होता था। लेकिन बाद में इन्होंने रिटन टेस्ट कर दिया और उसमें कोचिंग शुरू कर दी, और कोचिंग की फीस लाखों रुपए है। एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता, इंजीनियर बनना चाहता, तो पहले कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोचिंग लेने के लिए पहले वो 1.5, 2 लाख, 3 लाख खर्च करे, पहले तो वही हमारे पास नहीं है। और अगर कुछ लोग वो खर्च उठा भी लेंगे या कर्ज करके करा भी देंगे, वो करके पास भी हो गए, अब उसका एडमिशन होना है इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट में नहीं, सरकारी में। तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की शहरों के अंदर 1 साल की फीस लेके 1 लाख से और वो 5 लाख रुपए के बीच 1 साल की फीस है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है। और मेडिकल में तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख 1 साल की फी खर्चा है। सारे खर्चे जोड़ लें तो आपको अगर एक बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना है तो 10 लाख से ऊपर खर्च होगा, और ऊपर तो 1.5-2 करोड़ भी खर्च हो जाता है एक डॉक्टर बनाने के लिए। अगर प्राइवेट में चले गए तो पूछो ही मत। और ने बच्चा अगर कोई MBA करे IIM से, 1 साल की फीस 10 से 20 लाख रुपया है। क्या हमारे बच्चे इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो ये साजिश किसने रची कि हमारे बच्चों से शिक्षा छीन जाए? ये साजिश किसने रची कि हमारे आने वाले बच्चों की नौकरियां बंद हो जाएं? व्यापार करने के लिए जेब में पैसा नहीं है। हमें तो अब छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने पड़ेंगे, छोटी छोटी पूंजी लगाकर छोटे छोटे काम से अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमें देकर गए 3,500 साल की गुलामी को तोड़कर, उसमें से 70% ऑलरेडी छिन गया, 30% बचा है जो आने वाले 15 से 20 साल में छीन जाएगा। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 15-20 साल बाद आपके जो बच्चे होने वाले हैं वो गुलाम बनेंगे, वो मजदूर बनेंगे। जो मजदूर बनता है वो गुलाम बन जाता है। तो क्या आप अपने आने वाले बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? आप ये तो कह रहे हो नहीं देखना चाहते, लेकिन जो काम आप कर रहे हो, जो कर्म हमारे समाज के ज्यादातर लोग कर रहे हैं, वो तो संकेत ये है कि हम अपने आने वाले बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। भाई हमारे लोगों पे पहली बात तो पैसा है नहीं, और जो मेहनत मजदूरी करके थोड़ा कमाते हैं उसमें से हमारे 50% से ज्यादातर लोग आधा पैसा तो शराब में ही गंवा देते हैं। ज्यादा ऐब पालने की जरूरत नहीं, शराब में ही बर्बाद हो जाते हैं। क्या गली गली में हमारे बच्चे नशेड़ी नहीं हो रहे हैं? नशा कर रहे हैं, और जो रिटायर हो गए वो बेरोजगारों के साथ बैठ कर चौपालों पर ताश खेल रहे हैं। तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? तो मुझे यह बताओ, इस बर्बादी से बचाएगा कौन? क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दोबारा आप पैदा होंगे? आप ये उम्मीद लगाए हो क्या? भाई हमें आपको बैठ के चिंतन करना पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हमें अपने लोगों से, नशे से दूर अपने लोगों को करना होगा, नशे से बचना होगा। किसी भी हालत में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और साथ में हमें छोटे छोटे रोजगार के साधन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नौकरियां नहीं है। अब पैसा इतना नहीं है कि हम कैसे बिजनेस करें, पर हम एक काम तो कर सकते हैं, हम 10-10 महिलाओं का, 10-10 पुरुष का ग्रुप बना दें, उनको 10-10 हजार रुपए की, 20-20 हजार रुपये लोन दिलवा दें, उनके द्वारा छोटे छोटे काम धंधे शुरू करवा दें,
उनका बनाया माल कहां भी कि उनको मार्केट दिलवा दे और धीरे धीरे अपनी महिलाओं को, अपने पुरुषों को छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाए। ये होगा, असंभव काम नहीं है। मेरा सारा दिमाग 24 घंटे रात दिन सोते जागते इसी चीज में लग रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बचे। हमारे लोग के सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो दो हैं। एक समस्या नशा, जो शराब वराब में हमारे लोग जा रहे हैं, उसमें बर्बाद हो रहे हैं, और दूसरा है अंधविश्वास। हमारे बच्चे कावड़ लेने जाते हैं अपनी पढ़ाई छोड़ के, अगर कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है तो फैक्ट्री से छुट्टी लेके 15-15 दिन कावड़ में बर्बाद कर रहे हैं अपना घर। अरे भाई एक बात बताओ, अगर कावड़ में जाने से, धर्म कर्म के काम में रहने से तरक्की मिलती तो जो लोग कावड़ लेने वर्षों से जा रहे हैं वो तो अब तक करोड़पति बन जाने चाहिए थे, वो तो अब तक व्यापारी बन जाने चाहिए थे, वो तो अब तक जमीनों के मालिक बन जाने चाहिए थे। पर हुआ तो उसका उल्टा। जो माँ बाप जमीन खरीद के दे के गए उसके भी टुकड़े टुकड़े करके बेच खाए, रोजगार चला गया, नशे में डूब के बर्बाद हो रहे हैं। रोज कितने बच्चे हमारे आत्महत्या। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।